एक केस जो मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिसने 1974 में सबको चौंका के रख दिया था। इनफैक्ट एड और लॉरेन वॉरेन जो 1974 में इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके लिए भी ये केस एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और आज हम इसी केस को रीविजिट करने वाले हैं। सो टर्न ऑफ द लाइट, पुट ऑन द हेडफोन्स एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड। वन 112 ओशन एवेन्यू, द इमिटेबल हाउस, जो एरिया का सबसे पुराना घर था, उसे 1924 में बनाया गया था और उसे 1965 में एक फैमिली ने खरीदा, डेफियो फैमिली, जिस फैमिली में 7 लोग रहते थे। घर का मालिक रोनाल्ड डेफियो सीनियर, उनकी वाइफ लोइस डेफियो, उनके बच्चे 9 साल का जॉन मैथ्यू, 12 साल का मार्क, 13 साल की एलिसन और 18 साल की डाउन। और कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर रोनाल्ड बर्च डेफियो जूनियर। बर्च के डैड एक कार सेल्समैन थे, पर वो अच्छे डैड नहीं थे। वो बर्च के साथ में बहुत बुरा बिहेव करते थे और ऐसे इन्वायरमेंट में रह रह के बर्च भी बदल गया था। उसने अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया था। उसे स्कूल में भी बुली किया जाता था और ऐसी चीज़ों की वजह से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। और 18 साल की उम्र में उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत बिगड़ने के बाद उसने अपने डैड के साथ में उनकी कार डीलरशिप में काम करना शुरू कर दिया। पर नवंबर 13, 1974 सब बदल गया। बच अपने दोस्तों के साथ में अपने घर की नज़दीकी बार में बैठा हुआ था। बच ने अपने घर पे कॉल किए पर किसी ने पिकअप नहीं किया, तो बच अपने घर के लिए जल्दी निकल गया। पर कुछ घंटे बाद बच भागते हुए उस बार में आया, ये चिल्लाते हुए, किसी ने मेरी फैमिली को मार दिया। बच बार में बैठे हुए अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर गया और उन्होंने वहाँ ये देखा, बच की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है, उन्हें किसी ने गोली मार दी। और सबूतों के हिसाब से ये बच ने किया था। और यस, ही वॉज अ मर्डरर। उसने अपनी पूरी फैमिली को रात 3:15 पर अपनी A.35 कैलिबर मर्लिन राइफल से शूट कर दिया। और जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझे उन आवाज़ों ने करने बोला, वो डिमोनिक आवाज़। वो कहती थी मार दो उन्हें। पर वो सच था या नहीं किसी को पता नहीं, क्योंकि बच ने अपना बयान कई बार बदला और फिर आखिर में जाकर उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और उसे 25 साल की जेल हो गई। जो केस अब तक मर्डर पर था, अब वो केस पूरी तरीके से बदल गया। 1975 लूथर्स फैमिली ने द इमिटी विला खरीद लिया। उस फैमिली में 5 लोग रहते थे, जॉर्ज लूथर्स, केथी लूथर्स और उनके बच्चे क्रिस्टोफर, डैनियल और मिसी। और जॉर्ज उनका स्टेपडैड था। और इमिटी विला खरीदना जॉर्ज की सबसे बड़ी गलती थी और वो उसे बहुत जल्दी महसूस हो गई, क्योंकि घर में शिफ्ट होते ही घर में से अजीब स्मेल आने शुरू हो गई थी। घर में से अजीब आवाज़ आती थी। इनफैक्ट उन्होंने कई बार शैडो फिगर्स भी देखे थे और केथी ने कई बार अपने आप को बेड पे लेविटेट करता भी महसूस किया है। और हर रात जॉर्ज की नींद 3:15 पर खुल जाती थी और ये वही टाइम था जब डेफियो फैमिली की डेथ हुई थी। ये सब चीज़ें जब एक्सट्रीम होने लगी, तब लूथर्स फैमिली ने बिना कुछ सोचे समझे 28 डेज के बाद वो घर को छोड़ दिया। और लूथर्स फैमिली ने जब ये कहानी मीडिया को बताई, तो ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई।
इतनी कि इस पर 1977 में जय एंसन ने एक बुक भी लिखी थी और उसका टाइटल था द एमिटीविले हॉरर। और 2005 में इसी बुक पर एक मूवी भी बनी जिसका टाइटल भी द एमिटीविले हॉरर रखा गया। (1979) एडर लॉरेन ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और वो अपने साथ में एक टीवी क्रू को भी लेकर गए थे। उन्होंने घर के काफ़ी सारे फोटोज खींचे। उनमें से एक फ़ोटो में ये दिख नहीं रहा? ओके, लेट मी हेल्प यू। ये फ़ोटो 1976 में खींची गई थी एंड आई एम श्योर इतना अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इस फोटोग्राफ को और जॉन डेफियो के फोटोग्राफ को, जिसकी डेथ इसी घर में हुई थी, उन दोनों की फोटोग्राफ को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करोगे सो यू विल फाइंड मैनी सिमिलरिटीज़। फिर भी ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये रियल है या नहीं आप डिसाइड करो। Okay, the end of video. I hope you like the video and I know वीडियो थोड़ा सा छोटा था। मैंने ट्राई किया कि मैं ज़रा सा भी एग्जैगरेट ना करूँ इसलिए। So that's all for this episode. We'll meet you soon. Thank you.